जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही बच्चों? जा रही है आवाज़ ना? चलें, ठीक है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आपके? गुज़श्ता ईद मुबारक। होपफुली अच्छी गुजर गई होगी सबकी ईद। एक मैसेज तो आप सबके लिए ये है कि लॉकडाउन के खुलने के बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। ठीक है, मीडिया जो कुछ भी कहता रहे, यू शुड स्टे बैक एट होम एंड वियर मास्क एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। और कोई हॉट सिप्स, चाहे वो आप चाय पीते रहें या उसमें कोई चना मक्खी डाल लें या वट एवर, बट कीप ऑन टेकिंग हॉट लिक्विड्स थ्रू द डे एवरी 2 hours और 3 hours, ताकि आप इससे बचे रहें। एंड ट्राई नॉट टू गो टू मार्केट्स, रश वाली जगहों पे नहीं जाए। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जीआईटी आपका चल रहा है, उसमें एंटी एमेटिक ड्रग्स, एमएसएस कहते हैं वॉमिटिंग को या नाउजिया को। ठीक है, एक बैड सी फीलिंग जो वॉमिटिंग से जस्ट पहले बंदे को होती है, अगर उसने कुछ गलत चीज़ खा पी ली है या उसको किसी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हुआ है, तो उस बैड फीलिंग को हम नाउजिया कहते हैं, विच इज़ रियली किलिंग। अनलेस यू एक्सपीरियंस इट, यू कैन नॉट रियली अप्रिशिएट व्हाट पेशेंट इज गोइंग थ्रू। ठीक है, नाउजिया एक बहुत बुरी फीलिंग होती, बल्कि वॉमिटिंग से कदरे रिलीज मिल जाती है अगर वॉमिट आउट कर दे बंदा स्टमक के कॉन्टेक्ट्स को। अदरवाइज नाउजिया इज अ बिग इशू। ठीक है, अब इसकी कॉजेज उस नाउजिया की या वॉमिटिंग की क्या होती हैं? यहाँ पे हम बार बार नाउजिया एंड वॉमिटिंग कहने की बजाय सिर्फ वॉमिटिंग कह रहे हैं उसको, लेकिन इट मीन्स द सेम। ठीक है, वॉमिटिंग इंक्लूडिंग द ऑरा विच इज देयर बिफोर द वॉमिटिंग। इसमें वजूहात बहुत सारी हैं इसकी, और इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है। उनके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम कॉजेज़ ऑफ वॉमिटिंग को ज़रा से समझ लें कि कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसे हम कहते हैं, मैदे की इन्फेक्शन, उसमें बंदे को वॉमिटिंग हो सकती। एक सेकेंड, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट। ओके, कर्सर इस पे शो नहीं हो रहा था, तो ओके। एक तो मैंने बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोएंटराइटिस आप देखते हैं, आपने कहीं से बाहर से दही बल्ले खा लिए या आपने गोलगप्पे खा लिए और कोई इन्फेक्शन हो गई मैदे की या इंटेस्टाइन्स की, तो आपको वॉमिटिंग उसमें होती, साथ डायरिया भी आमतौर पे होता है। उसके अलावा यहाँ लिखी हुई कॉजेज ऑफ वॉमिटिंग में डिसफंक्शन, कि आपका जीआईटी काम नहीं कर रहा, किसी वजह से स्लो डाउन हुआ है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। जैसे पोस्ट ऑपरेटिवली, जैसे एनेस्थीसिया से जब बंदा रिकवर कर रहा होता है, या आपके एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई है, तो उस सर्जरी के फ़ौरन बाद अगले 2-4 घंटों के लिए आपकी इंटेस्टाइन्स मैनिपुलेशन की वजह से वो थोड़ी सी ट्रॉमेटाइज्ड सी होती हैं और उनके अंदर पेरिस्टालसिस नहीं हो रही होती और नॉर्मल बाउल साउंड्स नहीं आ रही होती, तो उसको हम कहते हैं कि इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन है, पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट एनेस्थेटिक, उसमें भी वॉमिटिंग होती है। इसी तरह से वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, ठीक है, ये मोशन सिकनेस इसको हम कहते हैं, कि जब वो लोग, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब सफ़र करते हैं तो उन्हें सफ़र के दौरान वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती, और ख़ास तौर पे अगर वो पहाड़ी इलाकों में जाएं और घूम घूम के जब ट्रैफिक ऊपर को या गाड़ी उनकी ऊपर को या नीचे को जा रही होती, तो उस वक्त उन्हें नाउजिया की फीलिंग होती। उसकी वजह ये कि वेस्टिबुलर अपरेटस
हमारा जो कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का ज़िम्मेदार है हायर सेंटर्स में, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है और जब वो फ्लूइड बार बार मूव करता है आपकी ट्रैवलिंग के दौरान, तो उससे जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं दे एंड अप इन वॉमिटिंग सेंटर एज वेल। ठीक है, तो उस वेस्टिपुलर डिसफंक्शन की वजह से भी वॉमिटिंग होती। साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, तीसरी वजह, बहुत सारी ड्रग्स, आपको जिस ड्रग का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पता होता या साइड इफेक्ट नहीं पता होता, आप नाउजिया वॉमिटिंग डायरिया लिख देते हैं, लेकिन सारी ड्रग्स नाउजिया वॉमिटिंग डायरिया नहीं करती, लेकिन कुछ ड्रग्स करती हैं, तो उसको भी हमें मैनेज करना होता है। अगर तो ड्रग की डोजेज ज़्यादा है तो उसको डिक्रीज़ करके देखते हैं। अगर ड्रग उसके मैंने जब आपको एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ाएंगे तो उसमें शायद मैंने पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने जिक्र किया था कि हम ड्रग को रोक के देखते हैं। अगर ड्रग रोकने से नाउजिया ठीक हो रहा है तो इसका मतलब उस ड्रग की वजह से हो रहा है, तो फिर हम या ड्रग बदल देते हैं या हम एक बैलेंस नया आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें उस बंदे को का नाउजिया को बर्दाश्त करना है या उसकी एलिमेंट जिसकी वजह से उसको वो ड्रग दी जा रही है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वी कम टू अ न्यू नॉर्मल। ठीक है, हम दोनों में से एक चीज़ मैनेज कर लेते हैं। तीसरी चीज़ रेडिएशन, कैंसर के पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी होती, उसके बाद नाउजिया और वॉमिटिंग होता है और बहुत बुरा होता है, और कैंसर कीमोथेरेपी के बाद तो होता ही होता है। वो इतना खौफनाक होता है कि उसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, CINV, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नाउजिया एंड वॉमिटिंग। ये इतना खौफनाक होता है कि लोगों को जब कीमोथेरेपी की शॉट जिस दिन लगनी होती है, उनको उससे पहले ही खौफ से वॉमिटिंग शुरू हो जाती, और कुछ लोगों को अगले 10-12 घंटे होती रहती है और कुछ लोगों को पूरा हफ्ता महीना चलती है वो नाउजिया वॉमिटिंग। तो ये एक मेजर चैलेंज है मॉडर्न मेडिसिन के लिए कि हमने ऐसे पेशेंट को, जिन्हें ज़ाहिर है उनकी कीमोथेरेपी भी हम नहीं बंद कर सकते क्योंकि वो कैंसर है दूसरी तरफ, तो ऐसे पेशेंट्स के नाउजिया को मैनेज करना इज़ अ बिग चैलेंज। उसके अलावा नेक्स्ट रीजन इज़ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपने फिल्मों ड्रामों में भी देखा होगा कि जो पहला साइन होता है कि बहू को नाउजिया सा हो रहा है और शी रशेस टुवर्ड्स वॉशरूम एंड वहाँ पे जाके वो वॉमिट कर देती है और घर में खुशी की खबर फैल जाती है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ फॉर द लेडीज़। प्रेगनेंसी के साथ जो एसोसिएटेड नाउजिया जो कुछ लोगों में फॉर सम रीजंस कम होता है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, और इट्स वेरी सिकनिंग, बहुत तकलीफ़ें होती हैं ख़वातीन। तो ये इसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। जो ट्रैवलिंग की वजह से होती है उसको हम मोशन सिकनेस कहते हैं। जो और इसकी प्रेगनेंसी में बेसिकली हार्मोन्स नए जो सिक्रीट हो रहे हैं ओवरी से, प्लेसेंटा से, वो सारी बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, और वो सेंटर्स, वो मैसेजेस जब हायर सेंटर्स तक पहुंचते हैं तो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो वॉमिटिंग सेंटर को मैसेज भेजता है। वो डायग्राम में भी आपको दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्रेगनेंसी में पिछली दफ़ा मैं ये लेक्चर MBBS के स्टूडेंट्स को ले रहा था तो उन्होंने कहा जी सर वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स का प्रेगनेंसी से क्या ताल्लुक। इनफैक्ट प्रेगनेंसी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, नया एक गश ऑफ हार्मोन्स होता है बॉडी के अंदर, दैट चेंजेस द केमिस्ट्री, और उसको कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन आइडेंटिफाई करता है और रिस्पॉन्ड करता है थ्रू वॉमिटिंग। ओके, और कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में मस्करेनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं और बहुत सारे रिसेप्टर सबटाइप्स के अलावा। ठीक है, तो उस पर हम बाद में आते हैं। CNS इन्फेक्शंस, हो ये बहुत एक खौफनाक सूरत हाल है। CNS की इन्फेक्शन, CNS की आमतौर पे मेनिंजीज की इन्फेक्शंस होती है, मेनिंजाइटिस जिसे कहते हैं। वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ट्यूबरकुलस भी हो सकता है। तो उसमें फिट्स पड़ती हैं और हाई ग्रेड फीवर होता है और उसके अलावा वॉमिटिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा किसी वजह से भी इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाए, जैसे हेड इंजरी में बढ़ जाता है, तो उससे भी वॉमिटिंग इंड्यूस होती। उसके अलावा स्ट्रेस, बात आपने बच्चे देखे होंगे कि स्कूल जाने से वो इतने खौफजदा होते हैं कि दे स्टार्ट वॉमिटिंग। वो कोई मतलब बहानेबाजी नहीं कर रहे होते। इनफैक्ट दैट स्ट्रेस ऑफ फेसिंग द टीचर, दैट स्ट्रेस ऑफ गोइंग टू द स्कूल एंड all that does initiate some signals in the higher centers which end up in the वॉमिटिंग सेंटर। तो उससे भी, जो मैंने कीमोथेरेपी इंड्यूस नाउजिया एंड वॉमिटिंग में भी जिक्र किया था कि जिस दिन कीमोथेरेपी होनी होती शाम को, उस दिन सुबह से ही पेशेंट को वॉमिटिंग शुरू हो जाती, उस खौफ की बिना पे जो कीमोथेरेपी लेने के बाद जो जिस मुश्किल सूरत हाल में हो जाता। सो दिस स्ट्रेस इज अ फैक्टर जिसको हम डाइजिपाम वगैरह या एंग्जियोलिटिक दे के या उन ड्रग से हम मैनेज करते हैं।
उसके अलावा पेरिटोनाइटिस, एक टाइफॉइड में या अदरवाइज एब्डोमिनल इंजरी में एक पेरिटोनियम की इन्फेक्शन हो जाती है, हमारी जो एब्डोमिनल शीथ अंदर होती है उसकी इन्फेक्शन हो जाती। उसके अलावा हेपेटोबिलियरी सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से, किसी वजह से गॉल ब्लैडर में कोई मसला आ रहा है और उसके बिलरी जूस के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो उससे भी वॉमिटिंग हो सकती है। सो दीज आर ऑल कॉजेज। हमें जब भी वॉमिटिंग को डील करना है तो हमें साथ उसकी जो पॉजिटिव एजेंट है उसको नज़र में रखना है, और ताकि हम देख सकें उनमें से जो चीज़ हम अवॉइड कर सकें उसको अवॉइड करना है। जिस चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है, जैसे कैंसर कीमोथेरेपी है या प्रेगनेंसी है, उसको हमने फिर मेडिसिन से मैनेज करना है। तो ये आज का टॉपिक है और इसमें हम आगे चलते हैं कि हम क्या करते हैं। एफरेंट इनपुट ऑफ वॉमिटिंग सेंटर, ये आप ज़रा इसको समझ लें एक दफ़ा तो तमाम ज़िंदगी के लिए आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ब्रेन के अंदर ये जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसमें एक सेंटर होता है जिसको हम वॉमिटिंग सेंटर कहते हैं। ये सेंटर बहुत सारी जगहों से मैसेजेस रिसीव कर रहा होता है। एफरेंट मैसेजेस बहुत सारी जगहों पे आ रहे होते हैं। मसलन पेट में कोई गड़बड़ हुई, मैदे में गड़बड़ हुई, मैदे में खाना ज़्यादा खा लिया तो मैकेनो रिसेप्टर्स वहाँ पे होते हैं जो कि मैदे की उस एक्सपेंशन को जब आप ठोस के उसको भर लेते हैं तो उसकी एक्सपेंशन से सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो वॉमिटिंग सेंटर को जाके कहते हैं कि भाईजान मेरी जान छुड़ाओ, थोड़ा वॉमिट आउट करो ताकि मैं रिलैक्स कर जाऊँ। ओके, इसी तरह से कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्टमक में भी होते हैं और बाकी जीआईटी के पार्ट्स में और लिवर में भी उन जगहों पे होते हैं। ये भी सिग्नल्स जब कोई केमिकल, जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में या कीमोथेरेपी की सूरत में यहाँ पे भी या कोई ओरल मेडिकेशन आपने ली है तो ड्रग का जो साइड इफेक्ट्स वो ऐसे जनरेट होते हैं कि यहाँ से कीमो रिसेप्टर जो हैं वो मैसेज भेजते हैं वॉमिटिंग सेंटर को कि प्लीज़ एम्प्टी मुझे मेरा कोई बंदोबस्त करो, और वॉमिटिंग सेंटर फिर वहाँ से इफरेंट सिग्नल्स भेजता है टुवर्ड्स द, यहाँ पैरासिम्पैथेटिक और मोटर इफरेंट एक्टिविटी होती। आप एक ख़ास पोस्चर में आके आप अपने एब्डोमिनल कंटेंट को पुश आउट करते हैं ख़ास पोजीशन में जाके और बेसन में सब कुछ गिरा देते हैं। ये बेसिकली ये वॉमिटिंग सेंटर से कमांड आई होती है जिसको बाकी बॉडी फिर रिस्पॉन्ड करती। लेकिन वो क्यों वॉमिटिंग सेंटर ऐसी कमांड देता है? इसलिए कि पेरिफ्री से उसको ये सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि कुछ करो। इसी तरह से ये सेरोटोनिन रिसेप्टर 5-HT3 रिसेप्टर्स जिन्हें हम कह लें, ये भी वॉमिटिंग के लिए वॉमिटिंग सेंटर को अगर ये इग्नाइट हो जाए किसी वजह से तो ये भी वॉमिटिंग सेंटर को मैसेज भेजते हैं। उसके अलावा वेस्टिब्यूलर सिस्टम, मैंने बताया कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें डिसबैलेंस इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स में आता है उस एंडोलिम्फ का या उस फ्लूइड का, तो वहाँ से भी वहाँ H1 रिसेप्टर्स भी होते हैं, M1 रिसेप्टर्स भी होते हैं, तो वहाँ से सिग्नल जनरेट होता है और वो भी वॉमिटिंग सेंटर को इग्नाइट करता है और वॉमिटिंग उसके बाद शुरू हो जाती। दिस इज हाउ के हमारी मोशन सिकनेस होती। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया मेनिंजियल इन्फेक्शन या हाइपोथैलेमस और थैलेमस का कोई मेल फंक्शन या सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपकी जो स्ट्रेस का एलिमेंट है वही वहाँ से सिग्नल जनरेट करता है और वो आके वॉमिटिंग सेंटर को इग्नाइट करता है और उससे वॉमिटिंग शुरू हो जाती। इसी तरह से जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये वॉमिटिंग सेंटर जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर होता है, मतलब यहाँ तक जो बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग केमिकल्स हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन ये कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है एंड इट इज एक्सपोज टू ऑल द केमिकल्स सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा आता है या कोई हार्मोन एक्स्ट्रा आता है जैसे प्रेगनेंसी के अंदर, तो वो इट जनरेट्स मैसेजेस, इट रिसीव्स, इसके अंदर कीमोरिसेप्टर्स होते हैं 3, उसके अलावा डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं, उसके अलावा न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स होते हैं, उसके अलावा सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें 3-4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में। ठीक है, तो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन तक जब ब्लड पहुंचता है और वो इनमें से कोई चीज़ भी जो जाके इन रिसेप्टर्स को इग्नाइट करती है तो फिर कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो मैसेज भेजता है वॉमिटिंग सेंटर को। तो ये थोड़ा सा एक समझिए रिले स्टेशन है कि बाकी बॉडी के जो हालात हैं केमिकल और अदरवाइज उनको ये रीड करके
कि बॉडी के अंदर कोई एक्स्ट्रा केमिकल आ गया या बॉडी के अंदर कोई पॉइजनस चीज़ आ गई है या कोई ड्रग ज़्यादा आ गई है, तो ये वो यहाँ से मैसेजेस जनरेट करता है और पास ही वो वॉमिटिंग सेंटर को भेज देता है। ये बेसिकली यहाँ से मैसेज यहाँ जा रहा होता है, लेकिन इसमें चूंकि उनके रिसेप्टर्स के नाम लिखने थे तो वो अलग से यहाँ पे कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन लिख के वहाँ से एरो बनाया हुआ है। अदरवाइज ये कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इसके बिल्कुल पास ही पड़ा होता है और यहाँ से मैसेज यहाँ चला जाता है। तो वॉमिटिंग सेंटर में फिर अपने रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे हिस्टामिन रिसेप्टर्स भी हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स और वॉमिटिंग सेंटर में लैंड करें, वो जो वॉमिटिंग सेंटर में जाके लैंड करें। एंड रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ से जितने भी एफरेंट मैसेजेस, चाहे ये देखें ये जीआईटी से क्रेनियल 9 और 10 ये वेगस वगैरह के थ्रू यहाँ तक मैसेजेस आ रहे होता है, उनके एफरेंट जो फाइबर्स होते हैं। तो ये जितने मैंने बताया कि ये पेरिफेरी में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो साइट्स हैं जो कि सेंसिटिविटी रखती हैं टू द सर्कुलेटिंग केमिकल्स और टू द स्ट्रेस और to the other stimuli in the body, they all send afferent messages to the vomiting center और नतीजतन vomiting center जो है वो अपनी कमांड जनरेट करता है, इफरेंट सिग्नल जाता है टू पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड टू मोटर इफरेंट एक्टिविटी जनरेट होती और उससे वॉमिटिंग हमें खास पोस्चर में आके थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। और अगर वो वॉमिटिंग ना हो तो एक नाउजिया जैसी फीलिंग जो है वो चलती रहती। तो अगर हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें यहाँ पे, या इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें यहाँ पे, या इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में, या यहाँ पे हम उसकी या इन्फेक्शन मेनिंजिस की को कंट्रोल कर लें, या यहाँ पे हम उसको एंटी एंग्जाइटी ड्रग कोई दे दें जिससे उसका ये स्ट्रेस जो था मैसेजेस भेज रहा था, तो हम इन चारों पांचों चीज़ों में से इन चारों पांचों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके हम वॉमिटिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, हम पेशेंट की वॉमिटिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर आपको याद रहनी चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक आम सी चीज़ जो कि जिसको हम कहते हैं कि जी वो नाउजिया हुआ और वॉमिटिंग हो गई, जी कुछ नहीं हुआ, उसके अंदर कितने सारे सिस्टम्स और कितने सारे रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं और कुदरत ने कैसा खूबसूरत एक मैकेनिज्म रखा हुआ है। बेसिकली वॉमिटिंग इज द डिफेंस मैकेनिज्म। वॉमिटिंग इज देयर टू गेट rid of all those unwanted chemicals or substances which are there in the blood or there in the stomach, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना था। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब मैंने बताया कि इन सारी जगहों पे पेरिफेरी में भी, सेंट्रली भी, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में भी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स भी होते हैं, डोपामीन रिसेप्टर्स भी होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो अब हम उनके जो ब्लॉकर्स जो कि हम मुख्तलिफ कंडीशंस में नाउजिया और वॉमिटिंग में पेशेंट्स को जो ड्रग्स देते हैं, अब हम उनके ऊपर आते हैं। तो सबसे जो पावरफुल ग्रुप ड्रग्स है इसमें वो सेरोटोनिन ब्लॉकर्स हैं, 5-HT3 जिसे कहते हैं, 5-HT2 भी होता है। सेरोटोनिन की 2-3 सब टाइप्स हैं। तो आप उसमें ये देख लें कि सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को जो ब्लॉक करते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन और पिलेनोसेट्रॉन, ठीक है। इनमें से इनकी हाफ लाइफ 4 से 9 घंटे की और पिलेनोसेट्रॉन की हाफ लाइफ 40 आवर्स की है। उसके अलावा ओलेंजापीन है, ये आपको याद होगा कि एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स जो हम उसमें साइकोसिस में दे रहे थे, जो नया ग्रुप था एटिपिकल जो ड्रग्स थी उनमें ओलेंजापीन सबसे अच्छी ड्रग थी। तो यहाँ पे उसका एंटी एमेटिक इफेक्ट हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे वो एंटी एमेटिक के तौर पे डिस्कस हो रही। और ये सेरोटोनिन ब्लॉकर्स हम कब देते हैं? कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग में। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग सबसे सीरियस वॉमिटिंग होती, जिसको अगर हम हैंडल ना करें तो पेशेंट में डाई ऑफ डिहाइड्रेशन, वो उतना बुरा हाल उसका हो जाता, ठीक है। तो सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, इनके नाम आपको 2-3 ऑन्डेनसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, पिलेनोसेट्रॉन का भी याद कर ले चुके हो, उसकी हाफ लाइफ बाकियों से। और ओलेंजापीन खास तौर पे ये एंटी स्काइजोफ्रेनिक ड्रग्स में या एंटी साइकोटिक्स जिन्हें हम कहते हैं उनमें भी इसका जिक्र आया था। तो ये इफेक्टिव है वॉमिटिंग को रोकने के लिए, एंड दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू मैनेज और टू कंट्रोल द वॉमिटिंग इन व्हिच इज इंड्यूस्ड बाय कीमोथेरेपी, कैंसर कीमोथेरेपी, ठीक है। सॉरी।
उसके अलावा एक और ग्रुप है, इनको मैंने अलहदा से कलर कर दिया, इन्हें हम प्रोकाइनेटिक्स कहते हैं। ये इनफेक्ट 3 ग्रुप्स हैं ड्रग्स के। इनमें डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उनमें प्रोक्लोरपेराजिन, ड्रोपेरिडोल, ये फिर वही ओलेंजापिन के साथ, आपको याद होगा कि जो क्लासिकल एंटीसाइकोटिक्स थे उनमें इन दोनों ड्रग्स के नाम थे। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी और यहाँ पे भी D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही। वहाँ पे हम इनको यूज इसलिए कर रहे थे कि हम ये समझते थे क्लासिकली के स्काइजोफ्रेनिया सॉरी या साइकोसिस जो है दैट इज कॉल्ड बाय एक्सेस, दैट इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ डोपामीन, तो इसलिए हम एंटी डोपामीन ड्रग्स जो है वो देते थे। तो यहाँ पे भी डोपामीन रिसेप्टर चूंकि वॉमिटिंग सेंटर में भी हैं, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में भी हैं, तो हम उनको ब्लॉक अगर कर दें तो हमारी बेहतर हो। उसके अलावा और D2 ब्लॉकर में मेटोक्लोप्रेट कहते हैं, एक ड्रग है। मुटिलियम के नाम से आती है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और ये GAT की मोटिलिटी को एनहेंस करते हैं। जी बेटे, कनेक्शन से ड्रॉप हो गया था थोड़ी देर के लिए, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। हम दोबारा वही बात कर लें कि पहले हमने सबसे पहले सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात की, उसके बाद 3 ग्रुप्स हैं, डोपामीन ब्लॉकर्स, कोलिनोमाइमेटिक्स एंड मैक्रोलाइड्स। ठीक है, ये तीनों ग्रुप प्रोकाइनेटिक्स कहलाते हैं, यानी काइनेटिक एक्टिविटी जो GIT के अंदर हो रही है उसको वो एनहेंस करते हैं या GIT की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। जब GIT की मोटिलिटी बढ़ती है तो वो जो खाया पिया ऊपर को आना होता है, नौजरिया काज करता है, जो वो नीचे को चल पड़ता है और वो GIT के डाउनवर्ड मूवमेंट उसकी बेहतर हो जाती, तो नौजिया ठीक हो जाता। तो उसमें ये मैंने मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, ये मैक्सोलॉन के नाम से आती है, ये मोटिलियम के नाम से आती हैं और वेरी पॉपुलर ड्रग्स, वेरी यूजफुल ड्रग्स। इसका मैक्सोलॉन का या मेटोक्लोप्रामाइड का वही एडवर्स इफेक्ट जो क्लासिकल एंटीसाइकोटिक्स के थे कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, अगर ओवरडोजेज हो जाए या ज़्यादा दिन तक बंदा खाता रहे तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, वो थोड़ी सी रिजिडिटी और ये वो बॉडी में आ सकती, बट यू शुड बी वॉचफुल व्हाइल गिविंग द डोज। कोलिनोमाइमेटिक्स, ये खास तौर पे अगर आप आगे जाके देखेंगे कि हम मस्करेनिक ब्लॉकर्स भी दे रहे हैं, तो कोलिनोमाइमेटिक्स क्या 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 रोल है। कोलिनोमाइमेटिक्स बेसिकली GAT की मूवमेंट को एनहेंस करते हैं, सारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज करता और उससे GAT की मोटिलिटी बढ़ती है। तो वो पोस्ट ऑपरेटिव सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, मैंने बताया था आपको कि पोस्ट ऑपरेटिवली ये हो जाता है कि मैनिपुलेशन की वजह से बाज़ औक़ात GIT का रिदम वापस नहीं आता और GIT की मूवमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं होती कि वो गैस्ट्रिक कंटेंट्स को या इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को आगे पुश करें। तो ऐसे में हम नियोस्टिग्मीन जो कि इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है, वो थोड़ा सा पेशेंट को दे देते हैं। इसकी थोड़ी सी डोजेज फॉर 2-3 डेज, वो पोस्ट ऑपरेटिव जो पैरालिसिस टाइप हुआ होता है उसको पैरालाइटिक इलियस कहते हैं, कि इलियम पैरालाइज सी हुई होती, तो वो कोलिनोमाइमेटिक देने से मूवमेंट होती और बावल साउंड्स वापस आ जाती हैं, पेशेंट का नौजिया शौजिया रिलीफ हो जाता। मैक्रोलाइड्स, ये एक एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है जिसका साइड इफेक्ट ये कि ये डायरिया कॉज करते हैं।
एरिथ्रोमाइसिन खास तौर पे पेशेंट्स में जिनको 5-7 साल डायबिटीज को हो जाते हैं, उनका इंटेस्टाइनल एक्टिविटी और गैस्ट्रिक एक्टिविटी स्लो हुई होती, डल हुई होती, उसको हम गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम एरिथ्रोमाइसिन अगर दे दें, नॉट फॉर इट्स एंटीबायोटिक इफेक्ट बट द इफेक्ट इट कॉजेज ऑन द जीआईटी, मोटिलिटी को एनहेंस करने का, ठीक है, जो ये डायरिया कॉज कर रही थी, हमने इसके उस वाले साइड इफेक्ट को यहाँ पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट के तौर पे यूज कर लिया। तो ये अब आपकी बुक्स में ये आ गया, इसका मतलब है कि ये एस्टेब्लिश हो गया कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में खास तौर पे हम थोड़ी सी एरिथ्रोमाइसिन दे के पेशेंट के जीआईटी को इतना सा इरिटेट कर देते हैं कि वो आगे को चल पड़े, ठीक है, और नाउजिया उसका रिलीफ हो जाए या वॉमिटिंग रिलीफ हो जाए। तो ये तीनों ग्रुप्स चूंकि गैस्ट्रिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स की मूवमेंट को एनहेंस करते हैं, उनकी डाउनवर्ड मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक्स। तो ये तीनों ग्रुप्स आपको अलग से पता होने चाहिए और उनके आगे वो कंडीशंस भी लिखी हुई कि किस किस में ये यूज होते हैं। डोपामीन ब्लॉकर CINV में भी यूज होता और अदरवाइज किसी भी किस्म के नौजिया में, चूंकि डोपामीन का MSH में काफ़ी रोल है वॉमिटिंग में, तो इसलिए डोपामीन ब्लॉकर काफ़ी सारी कंडीशंस में यूज हो जाता है। देन इन हिस्टामीन ब्लॉकर्स, H1 ब्लॉकर्स, ठीक है। अब हिस्टामीन रिसेप्टर्स भी मैंने आपको बताया पिछली डायग्राम में कि वो वेस्टिबुलर अपरेटस में मौजूद होते हैं। तो अगर हम उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस या डिसफंक्शन की वजह से जो सिग्नल वहाँ से जनरेट होकर वॉमिटिंग सेंटर को जाने हैं वो रुक सकते हैं। तो उसमें डाइफेनहाइड्रामीन, मैक्लिजीन और साइक्लिजीन, खास तौर पे ये मैक्लिजीन साइक्लिजीन जो है ये मोशन सिकनेस में, चूँकि वेस्टिबुलर उसको अपरेटस से जो रिसेप्टर्स इग्नाइट हो रहे होते हैं वहाँ से वॉमिटिंग जनरेट होती, तो वहाँ पे ये H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस में जाके, और उससे नाउजिया बेहतर हो जाता है, खास तौर पे मोशन सिकनेस के पेशेंट्स में। मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, अब वहाँ पे हमने कोलिनोमाइमेटिक्स दे के जो उसकी प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी थी उसको एनहेंस किया था। अब हम कुछ जो एंटी कोलिनर्जिक्स हैं या एंटी मस्करेनिक ड्रग्स हैं, खास तौर पे स्कोपोलामीन, ये मोशन सिकनेस में इसका बहुत इफेक्ट देखा गया है कि ये जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर होते हैं ये उनको जाके ब्लॉक करती, जिसकी वजह से वॉमिटिंग रुक जाती है और मोशन सिकनेस में पेशेंट बेहतर ही है। बल्कि स्कोपोलामीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, सबसे बेहतरीन ड्रग जो मोशन सिकनेस में दी जाती है वो स्कोपोलामीन है। वहाँ पे जो हम कोलिनोमाइमेटिक दे रहे थे उसका रोल और था, वो पेरिफेरली जाके एक्ट कर रही थी उस इंटेस्टाइन के ऊपर जो कि ऑपरेशन के बाद डल सी हो गई और रिस्पॉन्सिव नहीं रही। तो वहाँ पे हमें कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट चाहिए था, यहाँ पे हमें एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट चाहिए। मस्करेनिक ब्लॉकर देके हम वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और तरह से एंटीएमेटिक इफेक्ट जनरेट करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल उसका अपोजिट मैकेनिज्म है। इसी तरह से डाइसाइक्लोमिन है, ये भी एक मस्करेनिक ब्लॉकर है, ये मॉर्निंग सिकनेस में जो कि इज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी उसमें इसका काफ़ी रोल है, ठीक है। तो ये बाद में एंड पे मैं मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस की मेडिसिन, बल्कि मॉर्निंग सिकनेस मोशन सिकनेस के लिए तो मैंने बता दिया कि स्कोपोलामीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, उसके अलावा मैक्लिजीन साइक्लिजीन में से कोई भी यूज हो सकती है, इवन डाइफेनहाइड्रामीन इज ऑल्सो इफेक्टिव। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस में वो एंड पे मैंने जब इस लेक्चर के दोबारा से 2-3 मेडिसिन इकट्ठी की जो इस वक्त चल रहे हैं, रिजीम्स जो बहुत पॉपुलर हैं और इफेक्टिव हैं, वो मैंने दोबारा से मेंशन किए हैं, वो लेक्चर के एंड पे हम डिस्कस करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, डेक्सामेथासोन, मिथाइल पेडनिसिलोन, ये क्या करते हैं इनका कुछ नहीं पता। ये बेसिकली सेरोटोनिन ब्लॉकर्स का जो इफेक्ट है उसको एनहेंस करते हैं और अकेले नहीं दिए जाते, ये कंबाइन किए जाते हैं सेरोटोनिन ब्लॉकर्स के साथ, और ये कीमोथेरेपी इंड्यूस नाउजिया एंड वॉमिटिंग में यूज होता है, ठीक है। इसी तरह कैनिबिनॉइड्स, ये जो आपके ग्रास पीते हैं लोग या मैरिजुआना, उसके अंदर से 2-3 ड्रग्स निकलती हैं जो कि पेन किलिंग के लिए यूज होती हैं, और ये ड्रोनेबिनॉल
कैनबिस इंडिका उसका चूँकि फार्मास्यूटिकल नेम है, तो उससे ड्रोनेबिनॉल उन्होंने ड्रग बनाई है, क्योंकि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग में रेजिस्टेंट केसेस में आप दे सकते हैं, और ये भी कंबाइन की जाती है सेरोटोनिन ब्लॉकर्स के साथ या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ या डोपामीन ब्लॉकर्स के साथ। देन इज न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये एक न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में होते हैं, और ये इनका काम ये है, ये these receptors have been found responsible for the delayed onset of nausea and vomiting in the patients who have been given chemotherapy, cancer chemotherapy। यानी कैंसर कीमोथेरेपी एक तो दी तो 24 घंटे के अंदर पेशेंट को वॉमिटिंग होती रही, बुरा हाल उसका हो गया, लेकिन समटाइम दैट वॉमिटिंग परसिस्ट फॉर डेज एंड डेज। वो जो डिलेड वॉमिटिंग है बिकॉज ऑफ दीज कैंसर थेरेपीज, उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ये जो ब्लॉकर्स हैं यूज किए जाए। तो एप्रीपिटेंट और न्यूटिपिटेंट एंड रोलापिटेंट ये ड्रग्स हैं जो कि कंबाइन की जाती हैं सेरोटोनिन इनहिबिटर्स के साथ। तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए ये वाली ड्रग्स और डिलेड इफेक्ट के लिए ये वाली ड्रग, और दोनों मिलके एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर कीमोथेरेपीज। तो ये आपको सब ग्रुप्स के नाम याद करने होंगे और एक एक दो दो प्रोटोटाइप ड्रग्स के नाम याद करने होंगे। और जैसे अब आप डॉक्टर बनने को जा रहे हैं तो आप किसी को पेनाडॉल देते हुए झिझकते नहीं है, इसी तरह से एंटी एमेटिक ड्रग्स के ऊपर जब आपकी गिरफ्त हो जाएगी तो आप किसी का नाउजिया और वॉमिटिंग मैनेज करना आपके लिए इंशाल्लाह मसला नहीं रहेगा। इसलिए इसको इंटरेस्ट के साथ, और जितनी भी इसकी ग्रुप्स हैं इन सारों के नाम आपको आने चाहिए, बल्कि इनमें से जो पॉपुलर ड्रग्स हैं उनके आपको कमर्शियल नेम्स भी अगर पता हो तो अच्छा है, ताकि आप उनको वक्तन फवक्तन यूज़ कर सकें। अब थोड़ी थोड़ी सी उनकी बाकी फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह और मैकेनिज्म पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, इनमें से ये तीनों का हाफ लाइफ इज 4 to 9 आवर्स मैंने आपको बताया, और पेलेनोसेट्रॉन का 40 आवर्स है। ठीक है, आईवी भी दिए जाते हैं, ओरली भी दिए जा सकते हैं, और इनका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स जहाँ जहाँ भी हों, पेरिफेरल हों या सेंटर में दोनों जगह पे ये उनको ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स को और डोपामिन रिसेप्टर्स को इनहिबिट नहीं करते। तो दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दे ओनली ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। ठीक है, और रीनल और हेपेटिक एक्सक्रीशन है इनकी रूटीन की। अलोन नो एफिकेसी इन डिलेड CINV। मैंने आपको बताया था कि इनकी एक तो हाफ लाइफ भी कम है, इवन पेलेनोसेट्रॉन भी 24-30 घंटे के बाद अपनी एफिकेसी वहाँ पे लूज कर जाती है, और उस डिलेड टाइप जो वॉमिटिंग है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, उसमें इनका अकेले कोई इफेक्ट नहीं, बल्कि इनको न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ कंबाइन करके, प्रीपेटेंट वगैरह के साथ कंबाइन करके दिया जाता है, ताकि इमीडिएट नाउजिया एंड डिलेड नाउजिया या इमीडिएट वॉमिटिंग एंड डिलेड वॉमिटिंग दोनों को मैनेज किया जा सके। तो ये बात आपने याद रखनी कि अकेले ये कोई खास बहादुरी नहीं दिखा पाते। देन जूसेस क्या है इसके, पहले वही जो बताया कि CINV सिंगल ओरल डोज 1 आवर बिफोर केमोथेरेपी। ठीक है, तो इमीडिएट जो वॉमिटिंग होती है उससे बचने के लिए हम कीमोथेरेपी की डोज देने से 1 घंटा पहले हम ऑन्डेनसेट्रॉन या इनमें से कोई ड्रग दे देते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट एनेस्थीसिया नाउजिया एंड वॉमिटिंग, जो सर्जरी के बाद या एनेस्थीसिया के बाद नाउजिया एंड वॉमिटिंग होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी, और अगर पेशेंट को हो रहा हो नाउजिया वॉमिटिंग तो उसकी ट्रीट करने के लिए भी हम इनको सेरोटोनिन ब्लॉकर्स को यूज करते हैं। पोस्ट रेडिएशन नाउजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, रेडियोथेरेपी के बाद भी पेशेंट को नाउजिया एंड वॉमिटिंग होता है, उसमें भी दे यूज होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इनके क्या हैं, हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, थोड़ा सा ये हार्ट को उसके क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज कर देते हैं, हार्ट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और एक ये सेरोटोनिन सिंड्रोम है, क्योंकि ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ ब्लॉक करते हैं, तो अगर कोई पेशेंट SSRIs वगैरह ले रहा हो, स्पेसिफिक सेरोटोनिन रिसेप्टर रीअपटेक इनहिबिटर SSRIs जिन्हें कहते हैं, तो वो SSRIs भी ये कर रहे होते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से सेरोटोनिन का जो रीअपटेक होना होता है इनटू द नर्व टर्मिनल्स वो नहीं होने देते, सो द सेरोटोनिन स्टेज बैक इन द
सिनेप्टिक लेफ्ट। तो दूसरी तरफ से ये वाली ड्रग्स जो हैं ये सिनेप्टिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही होती, तो ये भी सेरोटोनिन को काम नहीं करने दे रही होती। तो उस विसिनिटी में सेंट्रली बहुत सारी सेरोटोनिन इज सर्कुलेटिंग, तो उसकी वजह से कुछ अजीबोगरीब से इफेक्ट आते हैं, लाइक ये कि फिट्स भी पड़ सकती हैं, हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, और रिजिडिटी भी आ सकती है, मसल एक्स, बॉडी एक्स भी हो सकते हैं। तो उसको हम सेरोटोनिन सिंड्रोम की कहते हैं। तो कोई दो ड्रग्स जो कि सेरोटोनिन लेवल को बॉडी में अफेक्ट कर रही हैं वो इकट्ठी देने से इस किस्म का मिसहैप हो सकता है। सो यू शुड बी वॉचफुल कि जिसको आप ये वाली ड्रग्स दे रहे हैं सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसको साथ SSRIs या और कोई ड्रग जो कि या एंटीसाइकोटिक्स में से हो, सेरोटोनिन रिसेप्टर के थ्रू जो एक्ट कर रही है वो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको उनके एडवर्स इफेक्ट्स पता होने चाहिए। देन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगली स्लाइड ये हमने डिस्कस कर ली। ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मैंने बताया कि इनका अकेले को खास रोल नहीं है, ये बॉडी के बेसिकली इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा या रिस्पॉन्सिव सिस्टम को थोड़ा सा मास्क कर रहे होते हैं या उसको थोड़ा सा प्रेस कर रहे होते हैं। अदरवाइज वॉमिटिंग में इनका मेन फंक्शन ये है कि ये सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट जो ऑन्डेनसेट्रॉन वगैरह थे उनके इफेक्ट को एनहेंस करते हैं। ठीक है, ये आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल वॉमिटिंग में अलग से याद होना चाहिए। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं वो इन द कमिंग डेज आपको इंशाल्लाह हम स्टेरॉइड्स जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाएंगे तो इनके बाकी इफेक्ट्स भी आपसे डिस्कस करेंगे। उससे अगला ग्रुप है न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये मैंने पहले आपको बताया कि डिलेड टाइप नोजिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी, उसमें न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर जो है वो बहुत इफेक्टिव है। एप्रीपिटेंट, न्यूट्रीपिटेंट एंड रोलापिटेंट, इनके नाम आपको एप्रीपिटेंट का खास तौर पे और एक आध और भी याद होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि these are the drugs which are combined with the serotonin receptor blockers to control the delayed part of chemotherapy induced nausea and vomiting. ठीक है, used orally 1 hour before chemotherapy in combination with others. ठीक है, no effect on any other receptors. ये प्रीपिटेंट वगैरह न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स के अलावा ये स्पार्टेट रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये बस हायर सेंटर्स में रिसेप्टर्स होते हैं which are responsible for nausea and vomiting, तो उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। यूज्ड आल्सो फॉर डिलेड फेज ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड nausea and vomiting, वो मैंने आपको बताया। एडवर्स इफेक्ट्स इनका क्या है कि दे आर वेल टॉलरेटेड, लेकिन फटीग और डिजीनेस इनसे थोड़ी सी होती है न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर से। लेकिन एक काम ये करते हैं कि कुछ माइक्रोसोमल एंजाइम्स को ये इनहिबिट करते हैं और कुछ को इंड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए इनको बाकी और दीगर ड्रग्स के साथ कंबाइन करते ज़रा एहतियात से काम लेना होता है कि जो ड्रग्स माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम को इंड्यूस करती हैं या इनहिबिट करती हैं वो दूसरी ड्रग की सर्कुलेटिंग लेवल चेंज कर सकती हैं, तो उससे ड्रग इंटरेक्शन डेवलप हो सकते हैं और कोई नुकसान हो सकता है पेशेंट का। तो इसलिए व्हाइल कंबाइनिंग दीज ड्रग्स विद एनी अदर ड्रग यू शुड बी केयरफुल। किसी भी और वजह से पेशेंट कोई भी मेडिसिन ले रहा है, एंटीकोएगुलेंट ही ले रहा है, तो उसके साथ ये अगर एंजाइम्स को इंड्यूस कर दे या इनहिबिट कर दे तो कुछ गड़बड़ हो सकती, तो यू शुड बी वॉचफुल अबाउट द ड्रग लेवल ऑफ द अदर ड्रग। ठीक है, या इसको कंबाइन ना किया जाए। अब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि कौन सा ग्रुप, इतने सारे ग्रुप आपको बता दिए कि इनमें से कौन सा ग्रुप सबसे पावरफुल है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी आपकी बुक में एक में ये डायग्राम बनी हुई कि ये लोअर साइड ऑफ एंटी एमेटिक एक्टिविटी है, ये हायर साइड ऑफ एंटी एमेटिक एक्टिविटी है। तो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट आर बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी एमेटिक्स वी नो। ठीक है, ये यहाँ तक मैक्सिमल इफेक्ट इनका आता है। उस वही ऑन्डेनसेट्रॉन और डोलासेट्रॉन वगैरह। मेटोक्लोप्रामाइड जो कि D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है और क्लोरपेराजीन, ये दोनों D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, इनका इफेक्ट भी उतना ही है ऑलमोस्ट जितना कि सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट का था। ड्रोपेरिडोल भी उसी ग्रुप में से D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में है, इसका इफेक्ट उनसे ज़रा कम है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इनसे कम है, एंटीहिस्टामिन का उससे कम है, और एंटीकोलिनर्जिक्स और बेंजोडाइजिपीन्स का इन सब का तकरीबन एक जैसा है। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप इज सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ये आपको अच्छी तरह से
पता होना चाहिए कि हम कौन सी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब उन्होंने देखा कि एंटी मैटिक कॉम्बिनेशन, आमतौर पे सिंपल एमएसएस को या नाउजिया वॉमिटिंग को करेक्ट करने के लिए हम ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस नहीं देते, लेकिन कीमोथेरेपी इंड्यूस जो नाउजिया एंड वॉमिटिंग है उसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वरना अकेली कोई भी ड्रग उसको काबू में नहीं ला पाती। तो फिर उसमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई किए, तो उसका जो रिजल्ट उन्होंने आया वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है इस टेबल की फॉर्म में, कि ये है कि 24 आवर्स आफ्टर सिस्प्लेटिन डोज, सिस्प्लेटिन एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि बाकी ड्रग्स जितना ही पोटेंशियल रखती है नाउजिया एंड वॉमिटिंग कॉज करने का। लिहाजा उन्होंने देखा कि कौन से कितने परसेंट पेशेंट में जो कि सिस्प्लेटिन ले रहे थे उनमें से कितने परसेंट पेशेंट्स ने इन ड्रग्स को रिस्पॉन्ड किया। तो जब हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड और सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर इकट्ठे करके दिए तो 91% पेशेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया, विच इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज। सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हम स्टीरॉइड्स को जब सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट के साथ कंबाइन करते हैं तो तकरीबन 91% 90% पेशेंट्स को हम कीमोथेरेपी देने के बावजूद एक नाउजिया फ्री या वॉमिटिंग फ्री सेहत जो है वो प्रॉमिस कर सकते हैं। डेक्स्ट्रामेथासोन और एंटीहिस्टामीन, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये एंटीहिस्टामीन है, ये एंटी डोपामिनर्जिक हैं दोनों। तो इन सारों को अगर मिला के दिया जाए तो भी 76% पेशेंट्स में हम एंटी एमेटिक इफेक्ट अचीव करते हैं, या 76% पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह से क्योंकि मैंने बताया था कि एंजाइटी का एलिमेंट भी होता है इन पेशेंट्स के अंदर, और वो कीमोथेरेपी का नाम सुन के उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती, तो उन पेशेंट्स में हम ये डाइजीपाम ग्रुप की लोरेजिपाम है, एंग्जियोलिटिक है, एंटी एंजाइटी ड्रग है, इसको हम स्टीरॉइड्स के साथ और डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर के साथ कंबाइन करके जब देते हैं तो 63% पेशेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, या उनका नाउजिया और वॉमिटिंग रुक जाता है या बेहतर हो जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने एंटीहिस्टामीन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मेट्रिक्लोप्रामाइड, फिर यहाँ पे ऊपर उन्होंने डाइजीपाम था, यहाँ पे उन्होंने एंटीहिस्टामीन कर दिया, तो 58% पेशेंट्स ने इसको भी रिस्पॉन्ड किया। सो बाय फार द सेफेस्ट ग्रुप इज दैट स्टीरॉइड्स को आप सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ कंबाइन करते हैं। दिस वुड गिव रिलीफ टू 91% पेशेंट्स। ठीक है, ये आपको याद रहने चाहिए कॉम्बिनेशन, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है और CINV में कौन सा दिया जाता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये सिर्फ CINV के मुख्तलिफ 4 कॉम्बिनेशंस आपको बताए गए हैं और उनकी इफेक्टिवनेस बताई गई है। तो ये आखिर पे मैंने कहा था कि हम स्लाइड डिस्कस करेंगे कि मॉर्निंग सिकनेस में नाउजिया और वॉमिटिंग जो होता है प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ख़ास तौर पे ख़वातीन को उसको हैंडल करने का हमारे पास क्या तरीका है कि M1 ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं, डाइसाइक्लोमिन देते हैं, और हम मैक्लिजीन दे सकते हैं। मैक्लिजीन को पेरिडॉक्सिन, विटामिन B6 की एक प्रेपरेशन है पेरिडॉक्सिन और मैक्लिजीन को मिला दें तो उस ड्रग का नाम है नेविडॉक्सिन। मतलब ये एक बहुत पॉपुलर ड्रग है जो कि नाउजिया कॉज्ड बाय प्रेगनेंसी को मैनेज करने के लिए दी जाती है और सेफ भी है। अहम बात ये कि जब हम प्रेगनेंसी के ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही नाउजिया हो रहा था और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ज़्यादा टेरेट्रोजेनिसिटी का खौफ होता, तो ऐसे में नेविडॉक्सिन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्लिजीन एंड पेरिडॉक्सिन हैज़ बीन फाउंड टू बी अ वेरी इफेक्टिव ड्रग। मेटोक्लोप्रामाइड मैंने बताया एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग है, एंटी डोपामिन ड्रग है जो कि आती है, सॉरी ये हमारी स्लाइड ही गायब हो गई, एक सेकेंड हम अभी वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मेटोक्लोप्रामाइड
इफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम वही कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ख़वातीन को वॉमिटिंग होने लगती है और वो इतनी शदीद वॉमिटिंग होती है कि दे में फॉल इनटू डिहाइड्रेशन, ठीक है, और बहुत बुरा उनका हाल होता है और उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, जो कि किसी और छोटी मोटी मेडिसिन से नहीं रुक रहा होता, तो उसमें हम मेटोक्लोप्रामाइड दे के, जो कि मैक्सिलोन के नाम से आती है, मैंने आपको बताया, ये इज़ वेरी यूजफुल ड्रग, ठीक है। तो आपको ये ड्रग्स चूँकि रूटीन में, सिंस यू आर ए डॉक्टर नाउ इंशाल्लाह, तो पीपल कीप आस्किंग थिंग्स लाइक फैमिली में समटाइम्स पेशेंट होते हैं, तो पहला एडवांटेज जो आपको डॉक्टर बनने का होता है वो ये है कि for every small thing you don't have to rush to some doctor, you can yourself manage that, but only if you know the drug, if you know that which drug is safe, which drug would cause what side effects. तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी में कौन सी एंटीएमेटिक देना आपके लिए सेफ है, तो आपको ये नाम याद होने, डाइसाइक्लोमेन, इसके अलावा मैक्लिजिन कंबाइंड विद पेरिडॉक्सिन, और इसके अलावा मेटोक्लोप्रामाइड पर इफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इज देयर। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में पेशेंट का वेट लॉस भी हो रहा होता है, उसको वॉमिटिंग भी हो रही होती है, उसको डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी पिक्चर बन जाती है, एंड इफ यू नॉट इंटरवीन तो पेशेंट में सफ़र एंड और द बेबी में सफ़र, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एंटीमेटिक्स। तो कोई क्वेश्चन आपको हो इसमें पूछना, तो आई एम वेरी मच शेयर, मैं आपके साथ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कम अप इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, और इससे हट के कोई सेहत के बारे में आपने पूछना हो, क्योंकि नौजिया वॉमिटिंग इसकी कॉजेज़ पे आप जाएंगे तो आपको याद आएगा कि ये मतलब कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कोई सवाल कर लो ताकि मुझे पता रहे कि इस इंटरनेट के दूसरे सिरे पे आप मौजूद हो और आप मुझे सुन रहे हो, और मेरा गला सर आफ्टर मील वॉमिटिंग होती है अगर रनिंग करें तो, जाहिर है अकल का तकाजा के खाने के बाद आप वॉक करें और आहिस्ता आहिस्ता करें। अगर आप खाने के बाद वर्जिश करना शुरू हो जाएं या हेड स्टैंड करना शुरू हो जाएं या इवन वो स्विमिंग करने चले जाएं, जहाँ पे कि मतलब आप लेटे भी होते हैं और हाथ पांव भी मार रहे होते हैं, या रनिंग करें, तो आपको वॉमिटिंग होगी, आपको होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करे तो मतलब उसको उसको सिर्फ थोड़ी सी कोई अकल की चुटकी देने की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, ठीक है। मैंने बताया विच रिसेप्टर्स इन्वॉल्व, उसमें सारे रिसेप्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आपका गैस्ट्रिक कंटेंट जो आपने खाया पिया आपके मैदे में उछलेगा तो वो बाहर को ही आएगा, और उसको बाहर निकालने के लिए वो जाहिर है मैसेज मैंने आपको बताया था कि मैकेनो रिसेप्टर स्टमक के अंदर होता है। जब आप खाना बहुत ज़्यादा खा लो या खाना पाक खा के उछल कूद करना शुरू हो तो वहाँ से रिसेप्टर्स जाएंगे, मैसेज भेजेंगे वो मैकेनो रिसेप्टर्स, और वो जाके वॉमिटिंग सेंटर को इग्नाइट करेंगे। और कुछ? और डेंटिस्ट्री के पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि जब वो पेशेंट के मुंह में हाथ डाल रहे होते हैं और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, तो उससे भी एक गैग रिफ्लेक्स जनरेट होकर समटाइम्स नाउजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती। तो बेहतर है कि पेशेंट को आप एडवाइस करें कि वो ज़रा रिलेटिवली कम खाना खा के आए। अगर खाना खा के उसने आना एम्प्टी स्टमक हो तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि उससे भी समटाइम्स, और अगर खुदा न खास्ता ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट को वॉमिटिंग की फीलिंग हो जाए या वो वॉमिट करे तो वो फिर एस्पिरेट भी हो सकता है, वो ट्रेकिया में भी जा सकता है, नुकसान उसका हो सकता है। तो आपको पेशेंट से पहले रूटीन में ही डेंटिस्ट्री के पेशेंट्स जब आते हैं और आपके पास बैठते हैं तो उनको थोड़ा सा आपने गपशप करते रहना होता है, उनके साथ बातें करके रीअश्योर करके उन्हें नॉर्मल उसमें लाना होता है स्टेट ऑफ माइंड में। फिर जब आप उनसे प्रोसीजर
शुरू करें तो तब भी उनसे पूछते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको कुछ नौसिया तो नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। एंड इफ कोई ऐसी प्रॉब्लम रिपोर्टेड हो तो आप उन्हें थोड़ी देर के लिए बिठा के रीअश्योर करा सकते हैं। और अगर वो बताएं कि मुझे कल आज सुबह भी नौसिया था, नाश्ते के बाद मुझे हुआ या कुछ हुआ, तो आप थोड़ी बहुत मेडिकेशन भी उसे एडवाइस कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी के टेस्ट से पहले तो नहीं आपको नौसिया होता किसी को? उसका भी इलाज है। तो उसका इलाज यही है कि फार्माकोलॉजी आखिरी दिन नहीं पढ़ो, बल्कि उससे पहला हफ्ता फार्माकोलॉजी के ऊपर टाइम लगाओ। ये एंजाइटी की वजह से होता बेटे। और इफ़ यू डू योर थिंग्स एट द राइट टाइम, चीज़ों को प्रीएम्प्ट करें, आपको पता होना चाहिए। कम से कम इस कॉलेज में तो इतने वेल शेड्यूल्ड सब कुछ होता कि आप को एंटिसिपेट करना चाहिए, फोर्स ही करना चाहिए कि आपके ऊपर कितना पढ़ाई का प्रेशर आएगा, तो आने वाला है। तो उसको अगर आप टाइमली प्रिपेयर कर लें तो कोई एंजाइटी नहीं होगी। और अगर बहुत किसी को हो भी तो आप डाइजिपाम, लोराजिपाम को यूज करके तो एंजाइटी से रिलीव कर सकते हैं। सिर्फ पेनाडॉल याद आ रही होती है, बाकी सब भूल जाता है। तो पेनाडॉल का भी आपको जब वो सॉल्ट पूछें अगर कोई तो आपको पेनाडॉल भी नहीं याद आती। आपको एसिटामाइनोफेन की टॉक्सिसिटी क्यों होती है अल्कोहलिक्स में, कौन बताएगा? आप में से अभी पता चल जाता है कि पेनाडॉल भी जो याद आती है वो कितनी की याद आती है। चलो, तो कीप फेथ इन अल्लाह, स्टे बैक एट होम, मास्क पहन के निकले जहाँ कहीं जाएं, बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स ना करें, जहाँ पे रश वाली जगहों पे हों लोग, या जहाँ किसी भी वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठे हों वहाँ ना जाएं। मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ आपको कि शहर में अभी मुझे आज सुबह मतलब 2-3 फैमिलीज़ के मतलब मैसेजेस आए कि जी हम क्या करें, हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो मैं अभी थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि भी मतलब हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन। जबकि हॉस्पिटल जो पेशेंट्स जाते हैं वो और तरीके से मिसमैनेज हो रहे हैं, और जो होम क्वारंटाइन है उनको भी संभालना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि वो मेटिकुलसली क्वारंटाइन होते नहीं, और जिस घर में एक पॉजिटिव होता है वहाँ पे फिर सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ। और कोई बात पूछनी, और कोई सवाल इससे हट के एंटीएमेटिक से, तो आई एम वेरी मच देयर, क्योंकि हमारे पास और 4-5 मिनट हैं इंशाल्लाह। जैसे कॉलेज कब रीओपन हो गए? यार ये कॉलेज रीओपन होने वाला जो है ना, सबसे पहले जब होंगे तो मेडिकल कॉलेजेस ही रीओपन होंगे, यूनिवर्सिटियों से भी पहले। ठीक है, क्योंकि यूएचएस वाले भी कह रहे हैं कि हम अपने एग्जाम्स टाइम पे लेना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि जो एनवायरनमेंट बनने को जा रहा है आइंदा साल 2 साल, उसमें डॉक्टर्स की शदीद शॉर्टफॉल आ जाएगी। और इनफैक्ट अभी भी शॉर्टफॉल आई हुई है। मतलब जनरल हॉस्पिटल के कोई 60-70 डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना से इन्फेक्ट हो गए हैं, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। तो ऐसे में पीछे से अगर नई लॉट, मोटिवेटेड लॉट नहीं डॉक्टर्स की आएगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गवर्नमेंट उस पर कंसिडर कर रही है, उसको खोलने पे। तो आई होप के अनदर 15-20 डेज कॉलेजेस खुल जाएंगे, या शायद उससे भी पहले। तो सिंगल क्यों नहीं यूज करते, रिवाइज करवा दें। बेटे सेरोटोनिन एंटेगोनिस्ट सिंगल भी यूज करते हैं, लेकिन जो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग का जो डिलेड मैनिफेस्टेशन होती है, कि जिन लोगों में 3-3, 4-4 दिन, 5 दिन, पूरा हफ्ता वॉमिटिंग चलती रहती है, उन लोगों में ये अकेले सफिशिएंट नहीं होते। अदरवाइज अकेला इन्हें देने में कोई हर्ज नहीं है। अकेले भी छोटे मोटे नौजिया वॉमिटिंग में ये दे आर यूजफुल। लेकिन सिर्फ जो डिलेड टाइप कीमोथेरेपी इंड्यूस नौजिया वॉमिटिंग है, उसमें इनको किसी के साथ कंबाइन करना पड़ता है, इसलिए का इनका इफेक्ट मतलब 12-14 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, जो इवन लॉन्ग एक्टिंग है।
आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, वैसे कुछ किताबों को हाथ लगा लेते हो या बस लेक्चर ऑन करके बैठ जाते हो और इधर उधर देख रहे होते हैं, दूसरे कान में हेडसेट लगाया होता है, उस पर म्यूजिक सुन रहे होते हैं, शक्ल इधर नजर आ रही होती है, ऐसा तो नहीं होता? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए बेटे। मतलब जिस तरह की दुनिया एक क्राइसिस से का शिकार है, इसमें डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल है और पढ़े लिखे अफराद हैज़ टू लीड द सोसाइटी ना। हमें इसके औस में से निकलना है और उसका यही तरीका है। गवर्नमेंट भी बहुत मैं समझ में स्मार्टली एक्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा लॉकडाउन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता और अब दुनिया में जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि एक दफा सब लोगों को कोरोना होगा और जो हर्ड इम्यूनिटी होगी, जो नेचुरल इम्यूनिटी लोगों में एक दफा बीमारी से एक्सपोज होती है, वो हर्ड इम्यूनिटी ही इस एपिडेमिक का इलाज। तो हर्ड इम्यूनिटी मैनेज करने का यही तरीका है कि कोई दिन लॉकडाउन रखो, फिर कुछ दिन खोल दो, फिर लॉकडाउन रखो और फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो आई होप हमें इस सारे बीमारी से छुट्टी अपने बेटी उसको मतलब परसुएड किया था और मेरा शुक्र है मेरे बेटे ने इस रमज़ान में कुरान मानी के साथ पढ़ लिया। पढ़ा उसने ज़रा अपने तरीके से कि उसने पहले सारी अरबी एटलीस्ट पता तो चला